हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई अपनी फिजिक्स की क्लास यहाँ पे कर लेने जा रहे हैं। और अपनी फिजिक्स की क्लास में हमने अपनी पिछली क्लास में अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश को पूरा कर लिया था। प्रकाश की पूरी पांचों घटनाएं हम कर चुके थे, जहाँ से एग्जाम में हर बार किसी ना किसी घटना से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक को। आप चाहें तो उस टॉपिक को प्रकाश का एक हिस्सा भी मान सकते हैं या फिर आप उसको एक अलग टॉपिक भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना लेंस और दर्पण। अब लेंस और दर्पण होते हैं वो कुछ ना वो प्रकाश का हिस्सा इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो प्रकाश की घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं। उनमें प्रकाश की कोई ना कोई घटना ही होती है, लेकिन हम उसको, यानी कि आपकी मर्जी है, आप उसको किस का हिस्सा मान के चलते हैं। ठीक है, प्रकाश का हिस्सा माने या फिर एक अलग टॉपिक माने। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं लेंस व दर्पण। लेंस व दर्पण, जिसमें आज हम सबसे पहले करेंगे अपने दर्पणों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। ठीक है, अब देखो आर्मी मिरर से क्वेश्चन पूछती है तो कैसे पूछती है। ठीक है, यानी इंडियन आर्मी दर्पण से, लेंस से, प्रकाश से, ये मान के चलिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। आपके एआरओ में ना सही तो किसी और एआरओ में। यानी कि अगर एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होगा तो तीनों शिफ्ट में से किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकाश की घटनाओं में हम बात कर चुके हैं कि घटनाओं में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो घटनाओं में क्वेश्चन उदाहरणों से आएंगे, और प्रकाश के अपवर्तन का घटना 1, घटना 2 और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि पूछ लेंगे आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करे जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और किस माध्यम से किस माध्यम में जाए जब अपवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि दर्पण जो हमारे होते हैं उनसे आर्मी क्वेश्चन कैसे पूछेगी। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, और आपका दर्पण चाहे हो किसी भी प्रकार का, आपके दर्पण की एक साइड हमेशा रहती है पेंटेड, क्योंकि कलर दर्पण जो होते हैं उनकी एक सतह को पेंट से या किसी चीज से ढक दिया जाता है, रंग दिया जाता है, तभी वो दर्पण की तरह व्यवहार करेंगे। अगर हम ढकेंगे नहीं तो वो या तो लेंस की भांति व्यवहार करेंगे या फिर किसी कांच की भांति व्यवहार करेंगे, दर्पण वो नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई दर्पण जो अपने होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। तो दर्पण के प्रकार आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास अब तक हम जितने भी दर्पण इस्तेमाल करते हैं उनमें हम आज तक केवल 3 ही टाइप के दर्पणों का उपयोग करते हैं, चाहे आप कहीं भी करो, किसी भी क्षेत्र में करो। सबसे पहले आपका रहेगा समतल दर्पण। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपका समतल दर्पण। दूसरे नंबर पे आपका रहेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और तीसरा आपका रहेगा अवतल दर्पण। ये 3 ही दर्पणों की प्रकार हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, ये 3 ही टाइप के दर्पण हैं। आपसे पूछ ले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के दर्पण हमारे होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। ठीक है, अब देखो भाई एक एक लाइन से क्वेश्चन, जो भी लाइन है यहाँ लिखवाऊंगी हर एक लाइन से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। अगले आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो दर्पण हमारे होते हैं वो प्रकाश की कौन सी घटना पर काम करते हैं। भाई प्रकाश की पूरी 5 घटनाएं हमने पहले इसीलिए तो करी हैं ताकि दर्पण जब हम पढ़ें तो हमें ये ना सोचना पड़े कि ये घटना प्रकाश की है कौन सी, क्योंकि घटनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा भी जा चुका है कि दर्पण कौन सी घटना पर आधारित होते हैं। तो सभी दर्पण, तीनों टाइप के दर्पण, सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि एक माध्यम से जिस माध्यम से किरण आएगी उसी माध्यम में लौटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप प्रकाश के बारे में याद रखेंगे।
तो दर्पण चाहे समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, कोई सा भी हो, वो सारे दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये ध्यान रखेंगे, परावर्तन के नियम पर, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये शब्द याद रखिएगा, सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। अब देखो भाई, अब हम वन बाय वन, एक एक करके हम बात करेंगे अपने दर्पणों के बारे में, ठीक है, अपने दर्पणों के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है, क्या क्या उसके गुण हैं, क्या खासियत है, कैसे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। बताती भी चलूंगी मैं साथ साथ आपसे कि आर्मी क्वेश्चन कैसे पूछती है। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे अपना समतल दर्पण। तो पहली हेडिंग अब हम अपनी डाल देते हैं, हमारा दर्पण नंबर 1, जिसे हम कहेंगे समतल दर्पण। हमारा समतल दर्पण। अब देखो भाई, ये जो आपका समतल दर्पण है कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, कैसा कुछ हमें लगेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपका जो समतल दर्पण है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और इसकी एक साइड को, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि दर्पण की एक साइड हमेशा कैसी रहेगी, पेंट की हुई, ढकी हुई रहती है। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से इसको क्या कर दिया, ढक दिया गया। जो बिल्कुल सीधा दर्पण होता है, जिसके दोनों किनारे कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, अगर एक काल्पनिक रूप से मैं इस दर्पण को आगे बढ़ाना शुरू कर दूं, काल्पनिक रूप से मैं इसका आकार बढ़ाने लग जाऊं, तो भी ये किनारा दूसरी दिशा में चला जाएगा, वो किनारा दूसरी दिशा में चला जाएगा। यानी जिस दर्पण के दोनों किनारे कभी आपस में नहीं मिलते, वो दर्पण हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण, ठीक है। तो जो ये आकार आपको देखने को मिला है, ये आकार किसका है, अपने समतल दर्पण का, ठीक है। ऐसा अपना समतल दर्पण होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारा जो समतल दर्पण होता है वो कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, कैसे प्रतिबिंब बना सकता है। यानी सीधे बनाएगा, उल्टे बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, आभासी बनाएगा, वस्तु से बड़े बनाएगा, वस्तु से छोटे बनाएगा, या वस्तु के बराबर बनाएगा। कैसे प्रतिबिंब हमारा समतल दर्पण बना सकता है। तो आपको सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है कि आपका जो समतल दर्पण होता है वो जो भी प्रतिबिंब बनाएगा सदैव सदैव बनाएगा सीधे, और जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा कैसे होंगे, आभासी, ठीक है, कैसे होंगे, आभासी। अब दो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ, उनको जितना याद रट लो या याद कर लो, कभी भी आपका दर्पण का क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा कि प्रतिबिंब सीधे, उल्टे, वास्तविक, आभासी, ऐसा क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। मैं इधर लिख देती हूँ, इधर मैं लिख देती हूँ, आपको सदैव याद रखना है, सदैव आपको याद रखना है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, सब पे ये नियम कार्य करेगा उसके प्रतिबिंब के ऊपर। पहला तो ये, ठीक है, पहला प्रतिबिंब तो आपका ये काम करेगा कि जो भी अपने दर्पण होंगे, जो भी अपना दर्पण होगा, अगर वो दर्पण सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, अगर प्रतिबिंब है सीधा, तो ध्यान रखेंगे सीधे प्रतिबिंब हमेशा होते हैं आभासी, हमेशा कैसे होंगे, आभासी। बस इतना ध्यान रख लो कि आपके आसपास का कोई चीज अगर आपको आसानी से मिल रही है, सीधे तौर पे आसानी से मिल गई, बड़ी आसानी से, तो समझ लो उस चीज में कहीं ना कहीं या तो कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, वो चीज अच्छी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। तो सीधे प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे, आभासी। और उल्टे प्रतिबिंब, उल्टे प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक, उल्टे प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सीधे हमेशा होंगे आभासी और उल्टे हमेशा होंगे वास्तविक। ये दो जोड़े हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दर्पण होगा ये जोड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। तो आप ये तथ्य याद रख लीजिएगा कि सीधा होगा तो आभासी होगा, और उल्टा होगा तो जरूर सीधी सीधी बात है, वो कैसा मिलेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है।
चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे कि समतल दर्पण से क्वेश्चन हमारी आर्मी जब हमसे पूछेगी तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछती है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण जितने भी आपके हैं, समतल दर्पण जो होगा वो हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा सीधा, और सीधा है तो फिर कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, समतल दर्पण सीधे व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधे व आभासी। ठीक है, सदैव कैसे बनाएगा, या तो सीधे, सीधे होंगे तो हमेशा कैसे होंगे, आभासी। ऐसे प्रतिबिंब आपके बनाएगा। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि समतल दर्पण जो होते हैं उसके प्रतिबिंब कैसे होंगे, तो सीधे और आभासी होंगे। परंतु परंतु समतल दर्पण के प्रतिबिंब जो होते हैं वो पार्श्व रूप से उल्टे होते हैं, पार्श्व रूप से उल्टे। ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टे होंगे, वैसे तो ठीक है सीधे ही होंगे, जैसा प्रतिबिंब, जैसी वस्तु को रखोगे बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब उसके जैसा ही दिखेगा, पर प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टे होंगे। तो आप कहोगे पार्श्व का क्या मतलब होता है, तो पार्श्व का मतलब है दाई चीज बाई तरफ दिखेगी, बाई चीज किस तरफ दिखेगी, दाई तरफ। ठीक है, दर्पण में आप देखते भी हो, बाल वाल बनाते हो तो आप अपना ये हाथ उठाओगे लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि दर्पण का तो ये दूसरा हाथ है। ठीक है, तो पर पार्श्व का मतलब क्या है, दाई साइड बाई तरफ। ठीक है, दायां बाईं तरफ व बायां दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप दर्पण के बारे में, एक तो ये याद लाइन याद रखनी है आपको। दूसरा, आपका जो दर्पण होता है, जितने भी आपके दर्पण होंगे, जितनी दूर वस्तु को आप दर्पण से रखोगे प्रतिबिंबी दर्पण के पीछे उतना ही दूर आपको दिखेगा। ठीक है, यानी दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की, आपकी प्रतिबिंब की भी दर्पण से आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लो, जैसे मान लो हम यहाँ एक दर्पण बनाते हैं, अगर मैं किसी वस्तु को यहाँ रख देती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक वस्तु है वो यहाँ रखी, एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती मैंने एक दर्पण के सामने रख दी, और दर्पण से इस मोमबत्ती की जो दूरी थी वो मान के चलो 2 मीटर थी। ठीक है, 2 मीटर थी, तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब दिखेगा वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि 2 मीटर की दूरी के पीछे बना हुआ है। ठीक है, दर्पण में आप देखोगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे दिखाई देगा जितनी आगे वस्तु को आपने रखा था। तो यानी कि आपके समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की भी मानी जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये बात। दर्पण से वस्तु, दर्पण से वस्तु जितनी दूर होती है, जितनी दूर वस्तु होगी दर्पण से उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु जितनी दूर प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा आपका इसके अंदर। अगला, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछ भी चुके हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी हम लें, कितना बड़ा दर्पण लें कि वस्तु की पूरी छवि, पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको दिख जाए। तो आपको बस, क्योंकि ये बात हम समतल दर्पण की कर रहे हैं, उत्तल अवतल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल समतल की बात कर रहे हैं, तो समतल में आप याद रखिएगा कि किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बस
अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होता है। यानी अगर कोई वस्तु 6 मीटर लंबी है तो 3 मीटर के दर्पण में उसकी पूरी छवि आपको दिख जाएगी। बस वस्तु से थोड़ा दूरी पे आपको दर्पण को रखना है। आप थोड़ी सी दूरी पे रख दोगे तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको उससे आधी लंबाई के दर्पण में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि वस्तु, अब वस्तु भी हो सकती, व्यक्ति भी हो सकता है भाई, प्रतिबिंब तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु से, या फिर आप ऐसे लिख लेंगे वस्तु की लंबाई का आधा दर्पण काम दे देता है। ठीक है, आधा दर्पण ले लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, एक आपको हमेशा याद रखना है कि जो अपना समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण सदैव जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे, वस्तु के बराबर होंगे। हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण बनाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ये बात आप लिख लेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु से बड़े प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाएगा। ठीक है, अब हम होगा, हम फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से बनाएगा। तो ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वो हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसका याद रखेंगे कि समतल दर्पण सदा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ना छोटे बनाएगा ना बड़े बनाएगा, हमेशा कैसे बनाएगा, वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु 6 मीटर की तो प्रतिबिंब भी 6 मीटर का, वस्तु 2 फुट की तो प्रतिबिंब भी 2 फुट का, वस्तु 1 मीटर की तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर का। जैसी वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, अपना समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। और एक चीज और लिखिएगा आप समतल दर्पण के बारे में, जहां से एग्जाम में आपके यानी कि ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये 2 तथ्य याद रख लीजिएगा कि दर्पण समतल दर्पण है। अब भाई समतल दर्पण को मोड़ आप सकते नहीं हो, उसके किनारे आप मोड़ नहीं सकते हो, किनारे आप मोड़ के मिला नहीं सकते हो, तो वो एक वृत्त का आकार कभी नहीं लेगा। और वृत्त का आकार अगर नहीं लेगा तो उसको आपको उसकी त्रिज्या का अता पता ही नहीं होगा कि त्रिज्या कहाँ पे है, फोकस बिंदु कहाँ पे है, अनंत कहाँ पे है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे है। अभी आप ये कंफ्यूजन में मत रहो, क्योंकि समतल दर्पण में ये चीजें बताना संभव है ही नहीं। बस आप इतना याद रख लो कि जो अपना समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण जो अपना होता है, इस दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। ठीक है, इसका समतल दर्पण का इसका फोकस, एक फोकस बिंदु होता है, फोकस अनंत पर होता है। ठीक है, इसका फोकस अनंत पर होता है। फोकस कहाँ पे, फोकस बिंदु किधर रहेगा, अनंत पर रहेगा, इसीलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत मानी जाती। जब फोकस का ही नहीं पता वो बिंदु कहाँ पे है तो दूरी हम कैसे बता देंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, कौन से दर्पण का फोकस बताया नहीं जा सकता, या कौन से दर्पण का फोकस बिंदु अनंत पर होता है, तो अनंत पर किसका होगा, समतल दर्पण का। इसका फोकस अनंत पर होता है, अतः फोकस दूरी भी अनंत मानी जाती है। अतः फोकस दूरी भी
अनंत मानी जाती है। ठीक है, अनंत पर मानी जाती है, ये आप याद रख लेंगे आपके समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई सीधी सीधी बात है, ये दर्पण वस्तु से बड़े प्रतिबिंब तो बना ही नहीं पा रहा है। अब बना नहीं रहा है तो इसका मतलब इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन का मतलब है वस्तुओं के आकार बड़े करके दिखाना। अब जब ये वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बना ही नहीं रहा है तो इसका मतलब इसमें वो क्षमता है ही नहीं कि ये प्रतिबिंबों को बड़ा छोटा कर सके। तो आप लिखेंगे कि इस दर्पण की क्षमता, इस दर्पण की क्षमता शून्य होती है। क्षमता कैसी होती है? शून्य, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही प्रतिबिंब दिखाएगा। इसी कारण इसकी क्षमता को माना जाता है जीरो, शून्य, कि कुछ भी नहीं करेगा। अगर किसी की क्षमता जमा में है, पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़े आकार का दिखाएगा, घटा में है तो मतलब छोटा करके दिखाएगा। अब ये ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, अतः इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो कैसी होती है? जीरो, शून्य। ये तथ्य आपको इसमें याद रखने हैं सभी को। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा उपयोग से, इन दर्पणों का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, और अक्सर आर्मी उपयोग से ही ज्यादा क्वेश्चन उठाती है समतल दर्पण के, कि भाई समतल दर्पण जो है इसके हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, कहाँ ये हमारे लिए उपयोगी है। तो भाई पहला, सबसे पहले तो इसका उपयोग आप करते हो आपके घरों में, यानी कि बाथरूम में जो शीशे लगे हुए होते हैं, सुबह बाल वाल बनाने के लिए जिन शीशों का आप इस्तेमाल करते हो, यानी घरेलू दर्पण या फिर आपका बाथरूम मिरर जिसे आप बोलते हो, वो दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण। तो आप कह सकते हो कि घरेलू दर्पण, घरेलू दर्पण या स्नान घर के दर्पण। ठीक है, स्नान घर में जो दर्पण होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है आपके किन का? आपके समतल दर्पण का। दूसरा इसका उपयोग होता है भाई आपके कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप होता है भाई बच्चों का एक खेलने का उपकरण होता है। तीन समतल दर्पण ऐसे त्रिभुज के रूप में चिपका दिए जाते हैं और उनके अंदर भर दिए जाते हैं चमकीले चमकीले कुछ कागज, और फिर लाइट उनके अंदर जैसे ही डाली जाती है ना उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो चमक चमक सी क्रिएट करता है। जैसे दिवाली पे हम लोग ऐसे आजकल मॉडर्न बल्ब आ गए हैं ना, जिसको अगर लगा दो तो उसमें से लाल हरे पीले गुलाबी रंग की लाइट ऐसे ऐसे चलती रहेगी और फर्श पे फ्लोर पे हमको अलग अलग रंग की बिंदियां नजर आ जाती है। इसी तरह का कुछ दृश्य बन जाता है जब हम तीन त्रिभुज के आकार में तीन समतल दर्पणों को जोड़ते हैं और आगे पीछे की साइड उसको गत्ते से ढक देते हैं और उसमें कुछ चमकीली चीजें भर के जब लाइट उसमें से गुजारते हैं तो वो कुछ ऐसा ही दृश्य आपके सामने बनता है। तो कैलिडोस्कोप आप यूं बस याद रख लेंगे, बच्चों को खेलने का एक तरह का, एक तरह का खेल उपकरण है। ठीक है, खेल उपकरण है, आराम से आपका बच्चे खेलते हैं इसके द्वारा। ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि खेल में किसका प्रयोग करेंगे, कौन से दर्पण का, वो सीधा ऑप्शन में आपको नाम देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह समतल दर्पण उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन में आपको सीधा उत्तर दे देगा कैलिडोस्कोप। तो बस आपको ये नाम रट लेना है, जैसे भी आप याद करो कैलिडोस्कोप। तीसरा आपको याद रखना है आपका पेरिस्कोप। तीसरा इसका उपयोग होता है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप होता है भाई पनडुब्बियां जो अपनी होती है ना, पनडुब्बियां, पनडुब्बी में। ठीक है, पनडुब्बियों में या पेरिस्कोप में उपयोग। या पनडुब्बी क्या होती है, तो देखो यहां मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपके समुद्र की सतह है, समुद्र, समुद्र के नीचे यहाँ पे आपकी एक पनडुब्बी है,
यहाँ आपकी एक पनडुब्बी है जो पानी के नीचे, क्योंकि पनडुब्बियां पानी के नीचे पाई जाती हैं, और यहां से एक जहाज आ रहा है पानी का, यहां से एक पानी का जहाज आ रहा है। अब वो जहाज हो सकता है दुश्मन देश का भी हो सकता है वो अपने देश का भी हो। तो इस पनडुब्बी में बैठे हुए जवानों को कैसे पता चलेगा कि ऊपर सतह के ऊपर से कौन सी चीज गुजर रही है, और जो गुजर रही है वो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, या कैसी है? क्योंकि पनडुब्बी तो पानी से ऊपर आएगी नहीं, वो तो पानी में रहेगी, और जहाज पानी के नीचे नहीं जाएगा, और कौन आदमी बार बार निकल के देखेगा नहीं। तो क्या ऐसा उपकरण बनाया जाए कि पनडुब्बी के अंदर बैठे बैठे ही लोगों को ऊपर जाने वाली चीजों के बारे में पता चल जाए? तो वो एक यंत्र का उपयोग कर लेते हैं। यूं समझ लो, यहाँ पे इस तरह से, ऐसे इस तरह से करके एक नली जैसी संरचना बनाई जाती है, एक नली बनाई जाती है। उसी नली को कहा जाता है आपका पेरिस्कोप। अब इस नली में एक तो समतल दर्पण यहां लगा देंगे, ठीक है, इधर लगा देंगे, और एक समतल दर्पण लगाया जाता है आपके यहाँ पे, इधर, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से जैसे ही ये जहाज आएगा, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनता है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनेगा, और फिर इस दर्पण के बाद इस दर्पण पे प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पे जो भी आदमी बैठा होगा उस आदमी को इस दर्पण में प्रतिबिंब दिख जाएगा कि ऊपर से जाने वाली चीज है क्या। क्योंकि जहाज, सबको पता है, जो जहाज जिस देश का होता है वो अपना एक झंडा या अपना कोई निशान, अपना सिंबल या फिर रंग पेंट, जहाज का कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर होता है जिससे पता चल जाता है ये किस देश का या किसका जहाज है, ठीक है। तो ये जो यंत्र होता है जिसमें दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पे स्थापित किया जाता है, यही होता है पेरिस्कोप, ठीक है, जिसका उपयोग होता है पनडुब्बियों में, ताकि ऊपर से जाने वाली चीजों को आराम से देखा जा सके, ठीक है। तो ये तीन उपयोग हैं आपके समतल दर्पण के, जिनमें से पेरिस्कोप का कई बार पूछा जा चुका है कि पनडुब्बियों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है सतह के ऊपर से जाने वाली चीजों का पता लगाने के लिए। तो कौन सी का उपयोग करेंगे हम, समतल दर्पण के का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम अपने अगले उसके ऊपर आते हैं, दर्पण के ऊपर। पहले दर्पण से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कर दोगे? प्रतिबिंब कैसे बनाता है? सीधे परंतु आभासी, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टे। उपयोग कहाँ पे करेंगे? घरेलू उपयोग करेंगे, स्नान घर में उपयोग करेंगे, कैलिडोस्कोप बनाएंगे और पेरिस्कोप बनाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितनी दूर वस्तु को आप दर्पण से रखोगे प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे दिखाई देगा। वस्तु को अगर आप पीछे की तरफ सरकाना शुरू कर दोगे तो प्रतिबिंब भी पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पे, इसी कारण फोकस बिंदु का पता नहीं लगाया जा सकता। ये दर्पण जो होता है उसकी क्षमता होती है 0। ये तथ्य आप याद रख लेंगे समतल दर्पण के बारे में, आपका क्वेश्चन यहाँ से फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दर्पण से, ठीक है, याद रख लेंगे आप सभी लोग इसको, इसके बारे में। अब हम आते हैं अपने अगले दर्पण के ऊपर कि हमारा अगला दर्पण कौन सा है और क्या कुछ हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, नेक्स्ट दर्पण है अपना अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। सेकंड दर्पण है अपना अवतल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण को ही अंग्रेजी में बोला जाता है कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोला था? कन्वेक्स बोलेंगे उत्तल को, और कनकेव बोलेंगे अवतल दर्पण को। बस इसका आकार कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। और हम बात कर ही चुके हैं पहले कि दर्पण है तो सीधी सीधी बात है, दर्पण की एक सतह को रंगना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा किसी चीज से। तो वो दर्पण जिसकी उभरी हुई साइड को रंग से ढका जाता है और जिसकी गड्ढे वाली साइड खुली साइड होती है, वो दर्पण अपना कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। कैसा होगा? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण के बारे में आप ये याद रखेंगे, किनारों से उभरा होता है,
किनारों से उभरा, किनारों से तो होता है उभरा, वह बीच से धसा हुआ दर्पण होता है। ठीक है, ये होती है अवतल दर्पण की पहचान। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो, अगर मान लो ये अपना था अवतल दर्पण, ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण था। अगर मान लो मैं एक प्रकाश की किरण यहां से ऐसे गुजारूं और वो प्रकाश की किरण ऐसे इससे टकराए, तो भाई ये पार तो होगी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ हमने पेंट कर रखा है। और हम बात कर भी चुके हैं पहले ही कि सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम पे काम करते हैं, यानी प्रकाश की किरण को अपने में से गुजरने नहीं देंगे, टकरा के वहीं से वापस लौटा देंगे। तो यानी कि ये किरण टकरा के आगे तो नहीं जाएगी, वापस लौटेगी। अब आप ये बताओ, कोई भी चीज उभरी हुई चीज से लुढ़क के, यानी ऊंचाई से लुढ़क के नीचाई की तरफ ही तो आएगी। यानी ये प्रकाश की किरण यहाँ इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद वो ढलान की तरफ ही तो बहेगी। नीचे की तरफ से ढलान दिख रही है, तो ढलान की तरफ ही तो वो क्या करती है, लुढ़क जाती है, फिसल जाती है। इधर से डालोगे वो भी अंदर की तरफ ही आएगी, यहां से डालोगे वो भी अंदर की तरफ ही आएगी, यहां से प्रकाश की किरण डालोगे वो भी अंदर की तरफ ही आएगी। यानी अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ मोड़ने का काम करता है आपका अवतल दर्पण। क्या करता है, किरणों को मोड़ने का काम करता है। इसी कारण इस प्रतिबिंब को कहा जाता है कि ये जो प्रतिबिंब अपना होता है, ये किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, एकत्रित करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि ये किरणों को इकट्ठा करता है, अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणों को एक स्थान पर इकट्ठा करता है। ठीक है, इकट्ठा करता है। इसी कारण इसे हम कौन सा दर्पण भी कह सकते हैं, जो किरणों को एक जगह इकट्ठी करे उसे कहा जाता है अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे हम उसे, अपसारी सॉरी अभिसारी। अपसारी तो बाहर फेंकने वाला होता, अभिसारी। इसी कारण इसे अभिसारी अभिसारी ठीक है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगी आर्मी, आपसे आर्मी क्वेश्चन पूछेगी कौन से दर्पण अभिसारित दर्पण होते हैं, तो अभिसारित होते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अभिसारित सारी किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अभिसारित दर्पण। अगला तथ्य इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो अपना अभिसारित दर्पण होता है, ये जो दर्पण होता है, ये हमेशा वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़े और वस्तु से छोटे तीनों टाइप के प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तीनों तरह के प्रतिबिंब ये दर्पण बना सकता है। तो बड़ी अच्छी खासियत है इसकी, एकमात्र ऐसा दर्पण है जो सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना लेता है। तो यानी कि यह दर्पण वस्तु से बड़े, वस्तु से बड़े, वस्तु से छोटे व वस्तु के बराबर, तीनों प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है। तीनों तरह के बना सकता है, तीनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तीनों प्रतिबिंब बना लेगा अपना ये दर्पण। अगली खासियत, भाई चलो ये तो पता चल गया, तीनों बना लेगा। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगी आर्मी, क्वेश्चन आपसे पूछेगी वो कौन सा दर्पण है जो वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा बनाएगा, अवतल, क्योंकि समतल ने तो बराबर बनाए थे।
समतल ने तो बराबर बनाए थे, और उत्तल आप पढ़ोगे तो उत्तल भी वस्तु से बड़े प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो एकमात्र दर्पण जो वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बना सकता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। वस्तु से बड़े भी बना सकता है, छोटे भी बना सकता है, और वस्तु के बराबर आकार के भी प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है, ये बात आप सभी के सभी याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगला आपको याद रखना है कि बड़े छोटे बना तो लेगा, लेकिन कैसे बनाएगा? सीधे बनाएगा, उल्टे बनाएगा, आभासी बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो भाई ये सभी प्रकार के बना लेता है, यानी कि यह सीधे व आभासी, सीधे व आभासी तथा उल्टे व वास्तविक, उल्टे व वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है भाई, दोनों टाइप के प्रतिबिंब बना देगा, सीधे भी उल्टे भी बराबर भी, दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है आपका, ठीक है, अवतल दर्पण। दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनाएगा भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है भाई, आपसे कभी आर्मी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे, क्योंकि हम यहाँ पे आर्मी के ही पढ़ रहे हैं। तो आर्मी आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि वस्तु को केंद्र पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लंबाई कितनी बनेगी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपकी इंडियन आर्मी आप सभी लोगों से नहीं पूछती, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आर्मी जीडी में कभी भी नहीं पूछेगी, ठीक है। कभी भी जीडी हो या ट्रेड्समैन हो, कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन आपकी आर्मी आपसे नहीं पूछती, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बात करेंगे, अगला आपसे पूछ लेगी उसके उपयोग। भाई उपयोग जब समतल दर्पण के पूछे हैं, तो ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट दर्पण है अपना, सारी टाइप के प्रतिबिंब बना रहा है, तो क्या इसके उपयोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगी? क्या बिल्कुल पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी आपकी आर्मी इसके उपयोग से। पहला उपयोग कहाँ पे करेंगे हम इसका, इसका पहला उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो अभी नाई के द्वारा जो दाढ़ी बनाने में बनाते समय, क्योंकि नाई की दुकान पे जो आपके सामने शीशा लगा होता है, जिसमें देख के यानी नाई जो शेविंग करता है, वो दर्पण कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण। तो पहला तो आप इसमें लिख देंगे दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, ठीक है, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जिसे आप शेविंग मिरर भी बोलते हो, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो? शेविंग मिरर। कि शेविंग मिरर जो अपने होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? वो होते हैं अपने अवतल दर्पण, ठीक है। कैसे होंगे? अपने अवतल दर्पण। दूसरा इसका उपयोग किया जाएगा दंत चिकित्सक द्वारा, दांतों का जो डॉक्टर है वो भी इसका उपयोग करता है, क्योंकि दांत होते हैं छोटे, और छोटे दांतों को देखना है कि भाई दिक्कत कहाँ है, तो थोड़ा ऐसा दर्पण ही तो लोगे ना जो बड़ा करके दिखाए, ताकि बीमारी जो है सडन जहाँ पे है, कीड़ा जहाँ पे लगा है वो जगह दिख जाए कि यहाँ पे कीड़ा लगा है, तो उस डॉक्टर के द्वारा भी इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा इसका उपयोग किया जाता है भाई आपकी जो गाड़ियां होती हैं, आपकी जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में, गाड़ियों में जो आपका एक तो उपयोग होगा कि गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, लाइट, हेडलाइट जो होती है वहां पे जो डिपर होते हैं, लाइट, एक तो हेडलाइट होगी आगे से जो रोशनी देगी सड़क के ऊपर, एक पीछे की तरफ लाल बत्तियां होती है ना, लाल बत्तियां डिपर देते हो आप उनके अंदर, और ड्राइवर की बगल में जो बीच में शीशा लगा रहता है वहां पे आपके अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो 3 जगह गाड़ियों में इसका उपयोग होगा। गाड़ियों में इसका उपयोग हेडलाइट में, हेडलाइट, उसके साथ साथ कहाँ पे? दीप्त, दीप्त लैंप या फिर दीप्त लाइट कह सकते हो आप, जो चसबुझ करती है ना, जलती हैं बुझती हैं, डिप्पर ही तो करते हैं ऐसे, उनमें, तथा ड्राइवर सीट के पास लगा बीच वाला शीशा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे खिड़कियों की बगल वाला शीशा ये नहीं होता, जो खिड़की के साइड में लगे होते हैं ना वो वाला ये शीशा नहीं होता, जो ड्राइवर के बीच में बगल में होता है ना, जिसमें देख के पीछे की सवारियों की तरफ और पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है, वो दर्पण होता है अपना अवतल दर्पण। ठीक है, तो पास लगा बीच वाला दर्पण जो है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, अपना अवतल दर्पण। ध्यान रखेंगे भाई, ये 3 जगह पे अपना अवतल दर्पण उपयोग होता है गाड़ियों के अंदर। चौथा इसका उपयोग होता है भाई, आपकी जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, टॉर्च जिसका उपयोग करते हो, टॉर्च, या फिर आप उसे बोलोगे सर्च लाइट, टॉर्च या फिर सर्च लाइट, रात में जिसका उपयोग हम खेत वेत में जाने में या फिर अंधेरे में कहीं जाना है तो छोटी सी टॉर्च जला के इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे कौन सा होता है, अपना यही होता है। ठीक है, और इसका उपयोग होगा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में व डिश एंटीना में। ठीक है, सोलर कुकर में भी इसी का उपयोग होता है और डिश एंटीना में भी इसका उपयोग होता है। और इसका एक लास्ट उपयोग और लिख लीजिएगा भाई, ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी का मतलब होता है कान, नाक व गले। ठीक है, कान के, नाक के व गले के डॉक्टर द्वारा भी इसी का उपयोग होता है। ठीक है, ये सारे इतने सारे उपयोग हैं आपके अवतल दर्पण के। ध्यान रख लेना, आपकी आर्मी ये गाड़ियों वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछती है और इनमें से मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन सा ज्यादा पूछती है। तो ये हेडलाइट वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करोगे, तो हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण, और बगल साइड मिरर बगल वाले शीशों में होता है उत्तल दर्पण। ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, ये सारे उपयोग होते हैं आपके किसके, अवतल दर्पण के उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, किसी को कोई दिक्कत आपकी नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपने उत्तल दर्पण को पूरा करेंगे। उत्तल के बाद हम उसी क्लास में लेंस भी शुरू कर देंगे और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कल की क्लास जो अपनी होगी उसमें लेंस और दर्पण दोनों के दोनों टॉपिक पूरे हो जाएंगे अपने। उम्मीद करती हूँ कि एक भी फालतू की चीज, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डीप भी होता है, अगर मैं आपको वक्रता त्रिज्या वगैरह बना के अगर समझाती कि ये यहाँ पे वस्तु रखोगे तो यहाँ पे दर्पण, तो वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि अपने को पढ़ना ही नहीं है उतना जितना हमारे काम का है, होता ही नहीं है। ये एसएससी या सीजीएल वाले बच्चों के काम का होता है। वो चीजें आपकी एग्जाम में आर्मी सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, और एक ध्यान रख लीजिएगा, अभी सारी जो शब्द है उसको याद रखिएगा। अभी सारी दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और उसके उपयोगों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।